फ्रेंड्स, आज जो है वो जनरल साइंस और एबिलिटी के पेपर में से हम जो है वो जनरल साइंस को कवर करेंगे। और जनरल साइंस में एक एबिलिटी का पोर्शन भी आता है, लेकिन उस पे जो है अगर मुझे बाद में टाइम मिला तो मैं उन पे अलग से लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि उस पे मेरी इतनी ग्रिप नहीं है। तो मैं जो है वो जनरल साइंस पे जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट सिलेबस के जो है वो लेक्चर्स बनाऊंगा। और ये जो है आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। सो प्लीज़ जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मेरे लेक्चर की जो यानी कि एक खूबी है वो ये है कि मेरे लेक्चर में नोट्स जो है ना वो सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आप वीडियोस में नोट्स पढ़ भी सकते हैं, उनके जो है वो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं और लिंक में जो है उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को। तो इससे जो है ये है कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड रिकमेंड इट टू अदर एस्पायरेंट्स। सो हम जैसा कि सीएसएस के सिलेबस को थॉरोली कवर कर रहे हैं, सो आज जो है हम जनरल साइंस में जो है सबसे जो जनरल साइंस का सिलेबस का सबसे जो पहला पोर्शन है, जैसा कि मेरा पैटर्न है कि मैं सिलेबस वाइज चलता हूं, तो इस सब्जेक्ट में भी हम सिलेबस वाइज ही चलेंगे और सिलेबस का ही सीक्वेंस इंशाल्लाह जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको फॉलो करूं। तो सबसे पहले हमारा सिलेबस है यूनिवर्स। यूनिवर्स बेसिकली यूनिवर्स होता क्या है, इसको यूनिवर्स क्यों कहते हैं? बेसिकली यूनिवर्स इज द नेम दैट वी यूज टू डिस्क्राइब। यूनिवर्स एक ऐसा नाम है जो हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज को? द कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन स्पेस, यानी कि तमाम की कलेक्शन को जो कि स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। ये बेसिकली किस चीज से बना हुआ है? ये जो यूनिवर्स है ये बना हुआ है मिलियंस ऑफ स्टार और प्लैनेट से और इनॉर्मस क्लाउड्स ऑफ गैस, और इसमें बहुत सारे जो है वो गैस क्लाउड्स हैं जो कि जाइगेंटिक जो है मतलब के से ग्रेविटी से जो है उसको सेपरेट किया गया है। एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो टेलीस्कोप यूज करते हैं ताकि इतनी बड़ी गैलेक्सीज को यूनिवर्स में देख सकें, और यूनिवर्स की जो स्टडी है वो कॉस्मोलॉजी कहलाती है। सो ये बेसिकली था कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स एक कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग दैट एग्जिस्ट इन space. It is made of many million stars and planets and enormous clouds of gas separated by gigantic empty space. एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो टेलीस्कोप यूज करते हैं और इसकी जो स्टडी है उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब इसमें सबसे जो अहम चीज आती है वो यूनिवर्स की कंपोजिशन आती है। यूनिवर्स हैज रिमेन्ड एन एनिग्मा, यानी कि एक मिस्ट्री रह चुकी है बहुत से सालों तक साइंटिस्ट के लिए। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ तरीके से समझने की कोशिश की है, जो कि हम इसको इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आगे देखेंगे। करंटली जो अभी हमारे पास यूनिवर्स का जो नॉलेज है उस हिसाब से यूनिवर्स जो है यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दो तरह के, बेसिकली हम उनको दो तरीके से देखते हैं। एक ऑब्जर्वेबल कौन सा होता है? यूनिवर्स का पोर्शन जिसे हम अर्थ से देख सकें वो ऑब्जर्वेबल है, और जिसे हम अर्थ से नहीं देख सकें वो अनऑब्जर्वेबल है, और इसको जो है हम टेलीस्कोप की मदद से भी नहीं खोज पा रहे। तो अभी बहुत कुछ यूनिवर्स में एक्सप्लोर करना बाकी है। सो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इंक्लूड्स अ माइंड बॉगलिंग 94 बिलियन ईयर्स इन डायामीटर में ये बेसिकली कितना लंबा है? 94 बिलियन लाइट ईयर्स। अगर इसको हम माइल्स में देखें तो 5.5 मल्टीप्लाई 1023 पावर। अब इसमें ये जो है बेसिकली उसका जो है लाइट ईयर का डायामीटर है। इवन विद द ड्रास्टिक एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अभी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, लेकिन अब तक हम सिर्फ एक माइनस्क्यूल अमाउंट ही इंफॉर्मेशन ले चुके हैं आउटर स्पेस से। और ये यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है और वक्त के साथ साथ ये चेंज भी हो रहा है। तो हम कंपोजिशन में पढ़ रहे थे, देखें यूनिवर्स इसेंशियली मेड अप ऑफ मैटर दैट हैव मैस, यानी कि यूनिवर्स बेसिकली मैटर का बना हुआ है जो कि मैस रखता है,
ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल दोनों तरह का मैस रखता है और एनर्जी रखता है। एनर्जी भी दो तरह की होती है, एक मेजरेबल और दूसरी अनमेजरेबल। A breakdown of all these things and their proportion in the composition of the universe is are the major components of the universe। अब major component में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा हमारे पास आता है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी सबसे ज्यादा हमारे पास मौजूद है, 70% हमारे पास डार्क एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास डार्क मैटर आता है, वो है 25%। हमारे यूनिवर्स में 25% डार्क मैटर है। उसके बाद अगर हम इन सब में से बड़ी अमाउंट देखें तो वो 4% है, और 4% में आता है आपका हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि गैसेस आते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम उसमें से सबसे प्रोमिनेंट है। तो इसमें से ये जो है वो बड़ी बड़ी यानी कि जो पोर्शन है यूनिवर्स का वो कवर करते हैं। सबसे ज्यादा डार्क मैटर कवर करता है। उसके बाद आपका जो है अपना ये डार्क एनर्जी, उसके बाद डार्क मैटर, उसके बाद आपका गैस, और उसके बाद आते हैं आपके हैवी एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं इनको हम इंशाल्लाह आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास 0.3% जो है वो न्यूट्रिनोज आते हैं। उसके बाद आपके पास 0.03 यानी कि उसका भी जो है वो कम 0.3% न्यूट्रिनोज है, और 0.03% जो है हमारे पास आता है हैवी एलिमेंट्स। तो ये जो है बेसिकली यूनिवर्स की कंपोजिशन है। तो अब इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रिनोज। अच्छा, न्यूट्रिनोज क्या होते हैं? न्यूट्रिनोज बेसिकली एक मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन रिएक्शन के जरिए। फ्यूजन रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होते हैं सितारों में, और ये ट्रेवल करते हैं नियर लाइट स्पीड के हिसाब से, और ये तकरीबन जो है 0.3% जो है हमारा मैस ऑफ यूनिवर्स कवर करते हैं, यानी कि उसका मैस जो है 0.3% मैस जो है वो न्यूट्रिनोज है। उसके बाद हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स में मैंने बताया प्लैनेट्स जैसे कि हमारी जमीन, और दूसरे तमाम प्रोजेक्टाइल्स जो हमारे स्पेस में है, जैसे कि चांद हो गया, मेटेरॉइड्स हो गया, या मीटियोर्स हो गया। ये मेटेरॉइड्स एंड मीटियोर्स जो है ये हम आगे पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ 0.03%, यानी कि जो हमारे पास हैवी एलिमेंट है वो 0.03% है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये 0.3% है। तो इनको मिक्स मत कीजिएगा। गैस हमारे पास 4% गैस है, और उसमें से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम, और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद डार्क मैटर। अब डार्क मैटर क्या होता है? बेसिकली गैलेक्सीज आर मेड ऑफ मोर देन जस्ट स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड गैस, प्लैनेट और स्टार के अलावा भी जो गैलेक्सी है वो एक सब्सटेंशियल मैस रखते हैं जो कि देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनको उनकी ग्रेविटी को फील किया जा सकता है, और ये 25% है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, और साइंटिस्ट ने इसे डार्क मैटर का नाम दिया है, और ये 25% मौजूद है हमारे यूनिवर्स में। उसके बाद डार्क एनर्जी, ये एक हाइपोथेटिकल एनर्जी है जो कि एक पॉसिबल एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज रखती है, और साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड येट। इसको अभी तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। ये बेसिकली स्प्रेड अक्रॉस होता है यूनिवर्स के यूनिफॉर्मली, यानी कि एक ही तरीके से ये पूरे यूनिवर्स में फैलता है। एंड अकाउंट्स फॉर, यानी कि टोटल सम ऑफ, अकाउंट्स फॉर का मतलब है टोटल सम ऑफ, यानी कि टोटल है उसका जो है वो सम कितना है, 70% जो है वो टोटल अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ इट्स मैस, यानी कि जमीन का जो मैस है उसका 70% जो है वो डार्क एनर्जी कवर करती है। अब जो कि पास्ट पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, और मेजर पोर्शंस जो क्वेश्चन आने के हैं वही जो है मैं अपने लेक्चर में कवर कर रहा हूं। तो एवोल्यूशन या ओरिजिन, देखिए इसकी एवोल्यूशन की थ्योरी और ओरिजिन की थ्योरी ये बेसिकली दोनों सेम है। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसको 3 लोगों ने दिया था, बॉन्डी, गोल्ड एंड फ्रेड हॉयले। इन लोगों ने ये थ्योरी डेवलप की थी। इस थ्योरी के हिसाब से नंबर ऑफ गैलेक्सीज जो है हमारे यूनिवर्स में है, और ये कांस्टेंट है, और न्यू गैलेक्सीज जो है वो क्रिएट हो रही है एम्प्टी स्पेस में, जो कि फिल करते हैं उस गैलेक्सी की जगह जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर चली जाती है।
अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल ये ऐसे समझे हमारे पास यूनिवर्स है और इसमें जो है ना बेसिकली गैलेक्सीज है, ठीक है। अब ये गैलेक्सीज है, अब इसमें से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब क्या होता है कि ये 3 गैलेक्सी जो है ये इस स्पेस या ये जो हमारा अपना गैलेक्सी सिस्टम है, यूनिवर्स, इससे बाहर चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो तादाद है वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पर एक नई जो गैलेक्सी है वो जन्म लेना शुरू कर देती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, ओवरऑल साइज ऑफ मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स रिमेन्स सेम। इसके जरिए हमारे जो यूनिवर्स है उसका जो मास है वो सेम रहता है, और जो स्टेडी स्टेट है यानी कि स्टेडी स्टेट यानी कि साकिन जो हालत है वो इसकी चेंज नहीं होती है। उसके बाद दूसरी जो मोस्ट रिनाउंड थ्योरी है वो है पल्स स्टैटिंग थ्योरी। अब पल्स स्टैटिंग थ्योरी बेसिकली इसके टर्म से ही जो है ना वो है कि पल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। पल्स टेंशन कहते हैं जैसे एक रबड़ होता है, अगर आप उसे दोनों तरफ से खींचे, अब वो जो है ना बेसिकली क्या हो रहा है, एक तो आप जो है उसको एक्सपैंड कर रहे हो रबड़ को, फिर वही रबड़ बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस प्रोसेस को पल्स स्टेटिंग कहते हैं। तो पल्स स्टेटिंग थ्योरी आर्थर एडिंगटन ने डेवलप की थी। आर्थर एडिंगटन जो है इसके डेवलपर है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स इज सपोज टू बी एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अल्टरनेटिवली। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और क्या हो रही है, एक्स्ट्रा एक्सपैंड हो रही है, तो इसको पल्स स्टेटिंग कहते हैं। अब मौजूदा टाइम में क्या हो रहा है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स वो एक्सपैंड हो रही है। इट इज पॉसिबल दैट अ सर्टेन टाइम, अब एक्सपैंड के बाद ये मुमकिन है कि एक्सपेंशन इतनी बढ़ जाए कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो उस एक्सपेंशन को रोक दे, यानी कि ग्रेविटी इतनी उसमें स्ट्रांग हो जाए कि वो जो आपका एक्सपेंशन है वो रुक जाए। अब क्या होगा, आफ्टर इट हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू अ सर्टेन साइज, उसके बाद फिर ये एक सर्टेन साइज में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद दोबारा एक एक्सप्लोजन होगा और फिर उस एक्सप्लोजन में जो यूनिवर्स है वो दोबारा जन्म लेगा, यानी कि दोबारा फिर ये यूनिवर्स जिस तरह है वो अपनी स्टेट में आ जाएगा। तो ये बेसिकली अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स जो है इसने राइज दिया पल्स स्टेटिंग यूनिवर्स को। इससे पल्स स्टेटिंग यूनिवर्स डेवलप होगा। उसके बाद हमारे पास बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी पे जो है वो अलग से सेपरेट क्वेश्चंस भी बनते हैं, और ये थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमार्ट्रे ने। आप इसको जो है लेमार्ट्रे पढ़ सकते हैं, लेमार्ट्रे पढ़ सकते हैं। तो हैड प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स व्हिच बिकेम द बिग बैंग थ्योरी। इसने बेसिकली एक मॉडल दिया था जिसको बाद में बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स विद की आइडिया दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। बेसिकली क्या हुआ था, इस थ्योरी के मुताबिक पास्ट में यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से इवॉल्व हुई है, सिंगल पॉइंट से इवॉल्व हुई है। एक सिंगल पॉइंट था, वहां से यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बिग बैंग हुआ था विच कंसीडर द इंसेप्शन। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इंसेप्शन कंसीडर किया जाता है। आफ्टर द इनिशियल एक्सपेंशन द यूनिवर्स फ्रीजेस। शुरू में जब वो एक्सपेंड हुई तो यूनिवर्स क्या हो गई, फ्रीज हो गई, जिसने अलाउ किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको इसने अलाउ किया कि ये अंदर जो है वो पैदा हो। द मेजॉरिटी ऑफ एटम्स फॉर्म्ड वर हाइड्रोजन। उनमें से सबसे ज्यादा जो चीज वहां पर बनी उसके फ्रीज होने से वो हाइड्रोजन था, और उसी के साथ बनी वहां पर हीलियम। सो अब लिथियम के भी कुछ कुछ ट्रेसेस जो है उसमें मिलते हैं। फिर क्या हुआ कि बड़े से क्लाउड जो प्राइमल एलिमेंट्स थे वो फ्यूज्ड हो गए ग्रेविटी की वजह से फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सीज। वो फ्यूज हो गए ग्रेविटी की वजह से स्टार और गैलेक्सी में। तो उसके बाद क्या हुआ, द मैसिव एलिमेंट्स वर सिंथेसाइज्ड आइदर विद इन स्टार और ड्यूरिंग सुपरनोवा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बिग बैंग हुआ, वो धमाका हुआ, तो मैसिव एलिमेंट्स वो सिंथेसाइज्ड हुए, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस हुआ स्टार्स के अंदर और या फिर सुपरनोवा में। सुपरनोवा बेसिकली उस इवेंट को कहते हैं जब एक स्टार बूढ़ा होकर तबाह हो जाता है या वो
डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको कहते हैं सुपरनोवा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि बिग बैंग थ्योरी ने कोई ऐसी इनिशियल कंडीशन तो यूनिवर्स की नहीं बताई, लेकिन उसने एक जनरल एवोल्यूशन बताया कि यूनिवर्स इस तरह इवॉल्व हुआ था। अब इसको अगर हम देखें तो इस हिसाब से ये बेसिकली इस बात पे बिलीव करती है कि यूनिवर्स जो है वो बेसिकली 15 बिलियन साल पहले जो है वो एक इवॉल्व हुआ था। कौन सी फॉर्म में? डेंस था और एक हॉट ब्लॉब ऑफ गैस जो कि रैपिडली एक्सपेंड कर रहा था आउटवर्ड की तरफ। उस टाइम यूनिवर्स सिर्फ हाइड्रोजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम पर मुश्तमिल थी। नो स्टार एंड प्लैनेट्स एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। उस टाइम कोई स्टार और प्लैनेट नहीं था, यानी कि 15 बिलियन साल पहले उस टाइम कोई प्लैनेट या कोई स्टार एग्जिस्ट में नहीं था। तो क्या हुआ कि यूनिवर्स वाज सम मिलियन ईयर्स अगो। अब 100 तकरीबन मिलियन ईयर, यानी कि एक अपना जो है 100 मिलियन साल पहले ओनली फर्स्ट स्टार अपेरेंटली बिगेन, पहला सितारा बनना शुरू हुआ, और वो भी हाइड्रोजन से बनना शुरू हुआ। तो ये प्रोसेस, यही जो प्रोसेस है, यानी कि 100 मिलियन पहले, 100 मिलियन साल पहले जो है एक सितारा बनना शुरू हुआ। तो वहीं से हम सन की ओरिजिन भी पकड़ते हैं कि सितारा भी, सन भी एक स्टार है, तो वो भी बेसिकली तभी बना होगा। तो इसीलिए हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि सूरज जो है वो 4.49 बिलियन ईयर्स अगो वाज बिल्ट या स्टार्टेड टू डेवलप। अच्छा, अब ये बिग बैंग थ्योरी तो है, लेकिन ये इतनी अहम क्यों है ये जो थ्योरी है? ठीक है, इसके अहम होने की वजह यह है कि 3 ऐसे एस्पेक्ट्स, 3 ऐसी जो डेवलपमेंट्स हैं, उसने इस बिग बैंग थ्योरी को जस्टिफाई किया कि ये जो थ्योरी है ये सही है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी बेसिकली ये बताती है कि ये जो यूनिवर्स है इसमें होमोजेनिटी और आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, ये चीजों पर इसने काम किया। अब ये जो आइसोट्रॉपी है ये बड़े समझने वाला कॉन्सेप्ट है। होमोजेनिटी तो यही है कि मतलब मिलती जुलती चीजें। अब आइसोट्रॉपी क्या होता है? मटेरियल्स विच हैव सेम और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कोई ऐसे मटेरियल जो सेम है और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है उनमें। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज, अब फॉर एग्जांपल 2 है, ए और बी। अब इन दोनों की कोई प्रॉपर्टी मतलब ऐसी सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है दोनों में। फॉर एग्जांपल अगर ये लेफ्ट हैंड है तो ये भी लेफ्ट हैंड से ही लिखता या ज्यादातर काम करता है। तो ये बेसिकली दोनों में आइडेंटिकल हो गए ना, मतलब आइडेंटिकल चीजें हैं दोनों में। तो ये पूरे यूनिवर्स में इस तरह की चीजें देखी गई। तो ये इस थ्योरी के हिसाब से पूरी दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में जो है होमोजेनिटी एंड एस्ट्रोपी ऑफ स्पेस है। तो इस हिसाब से इन्होंने कहा कि यूनिवर्स में जो है यूनिवर्स एक ही पॉइंट से निकली है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसने बिग बैंग थ्योरी को जस्टिफाई किया वो था एडविन हबल। 1929 में इसने डिस्कवर किया कि डिस्टेंस टू रिमोट गैलेक्सी वर firmly correlated with their redshift। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये जो गैलेक्सीज है ये अब डिस्टेंस कवर कर रही है, दूर जा रही है, ये बेसिकली कोरिलेट कर किया इसने इसको विद देयर रेड शिफ्ट। यानी कि रेड शिफ्ट कैसे? ये एक रेड शिफ्ट है और इस शिफ्ट से जो है ना वो गैलेक्सी मूव कर रही है, यानी कि एक ही पॉइंट है वहां से गैलेक्सीज मूव कर रही है इस रेड शिफ्ट से। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने कॉन्सेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू द हबल ऑल ऑब्जर्वेबल एरियाज आर ऑफ द यूनिवर्स आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो एक दूसरे से रिसीड कर रहे हैं, यानी कि पीछे पीछे हो रहे हैं। Once there were 2 theories of explaining। अब क्या था कि शुरू में तो यहाँ पर 2 थ्योरीज जो थी वो ज्यादातर एक्सेप्टेबल मानी गई थी। एक था स्टेडी स्टैटिक थ्योरी, दूसरा था बिग बैंग थ्योरी। अब इन थ्योरीज के बाद एक और ऐसा तीसरा स्टेप उठाया गया जिसने अगेन इसको जस्टिफाई किया। तीसरा स्टेप क्या था? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। कॉस्मिक का CO लिया गया है, बैकग्राउंड का B लिया गया है, एक्सप्लोरर का E लिया गया है। तो इसको आप
COBE, कॉबी भी आप इसको याद करने के लिए पढ़ सकते हैं। इसने बेसिकली क्या किया कि इसने बताया, ये एक प्रोग्राम था 1992 में ये लॉन्च किया गया था। इसने बताया कि 99.7% ऑफ द यूनिवर्स की जो एनर्जी है ये बेसिकली फर्स्ट ईयर ऑफ एवोल्यूशन डेवलप हुई थी। यानी कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ रही, नहीं, तकरीबन जहां से पहले से एनर्जी बढ़ी थी वहीं से एनर्जी बढ़ रही है। दिस कंफर्म द बिग बैंग थ्योरी। इस चीज ने बिग बैंग थ्योरी को कंफर्म किया कि वाकई कोई ऐसा सिंगल पॉइंट है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके बाद अब हम इसको जरा मैप की मदद से बिग बैंग को समझते हैं। अब देखिए इसमें से यहां पर ये जो नीचे है ये बेसिकली डेट वाइज बताया गया है, ये टाइम वाइज। उसके बाद ऊपर यहां पर जो है एवोल्यूशन बताया गया है यूनिवर्स की, कि कैसे यूनिवर्स को इवॉल्व किया जा रहा है। तो अगर हम इसे यहां पर देखें, जहां इसे आप 15 बिलियन ईयर पहले, अब ये 15 बिलियन ईयर आप पहले चले गए, यहां पर बिग बैंग हुआ था, कोई चीज यहां पे मौजूद नहीं थी। उसके बाद 380,000 साल बाद यहां पर डार्क एनर्जी बनना शुरू हुई, यानी कि यहां पर डार्क एनर्जी डेवलप हुई। उसके बाद 300 मिलियन साल पहले यहां पर पहला स्टार बनना डेवलप हुआ, फर्स्ट स्टार डेवलप हुआ। उसके बाद 1 बिलियन साल पहले क्या हुआ कि अर्ली गैलेक्सीज अपीयर्स, यानी कि जो अर्ली गैलेक्सीज थी वो अपीयर होना शुरू हुई 1 बिलियन साल पहले। यानी कि अगर हम कोई पूछे कि गैलेक्सी कब बनी थी तो 1 बिलियन साल पहले। और अब जो कि आज का जो दौर है उसमें क्या है कि जो आज का जो सोलर सिस्टम है वो बेसिकली 9 बिलियन साल पहले बनना स्टार्ट हुआ था। और आज जो हमारे पास गैलेक्सीज हैं उनको हम मॉडर्न गैलेक्सीज कहते हैं। और वक्त के हिसाब से अब ये जो है आजकल मॉडर्न गैलेक्सीज बन चुकी है और हम आज जो है वो बिग बैंग के हिसाब से हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, जहाँ पर सोलर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो है वो मॉडर्न गैलेक्सीज डेवलप हो रही है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा उसका एवोल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं बिग रिप थ्योरी। अब बिग रिप थ्योरी ये है कि दुनिया में एक बहुत बिग रिप मतलब फट जाना, ठीक है, यानी कि जिस तरह होता है ना चीर जाना, फट जाना, बीच से ब्लास्ट हो जाना ना, तो उसको बोलते हैं बिग रिप। एक बड़ा यानी कि जो है ना वो ब्लास्ट होगा और हर चीज जो है वो रेजा रेजा हो जाएगी, चीर फाड़ हो जाएगी चीजों की, तो बिग रिप। अब अगर ये थ्योरी सच्ची है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बिग रिप है तकरीबन 22 बिलियन ईयर्स बाद जो है ये जो है वो होगा। इसमें इसको डेवलप करने वाला था मार्सिलो डिस्कोन्जी। इसने जो है इस थ्योरी पर बहुत ज्यादा काम किया और इसने इस थ्योरी को डेवलप किया। फर्स्ट थ्योरी क्लेम्स दैट द यूनिवर्स विल एंड विद बिग रिप। ये पहली थ्योरी थी जिसने क्लेम किया था कि यूनिवर्स बिग रिप के साथ खत्म होगा। क्यों? अब इसने प्रोसेस बताया, क्योंकि द पुल ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन, जो यूनिवर्स है का जो एक्सपेंशन है वो पुल कर रहा है खुद को। ये जो पुलिंग है यूनिवर्स की ये बेसिकली स्ट्रांग हो जाएगी और ग्रेविटी जो कि इसमें मौजूद है वो क्या करेगी, इस पुल करने की वजह से। अभी देखो ना, एक लेवल आता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं, एक गुब्बारा है, ठीक है, आप उस गुब्बारे को हवा भरो, फूकते जाओ फूकते जाओ फूकते जाओ, एक लेवल आता है कि वो गुब्बारा फट पड़ता है। उसमें गुब्बारे में क्या होता है, बेसिकली एक बिग रिप होता है, वो फट पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने उसमें जो है ना वो एयर पुश की उसको प्रेशर किया, एक ऐसा टाइम आया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका और वो जो है उसमें बिग रिप हो गया और वो गुब्बारा फट गया। तो बेसिकली इस तरह जो है ये दुनिया भी और जो है वो गैलेक्सीज है वो इसी तरह टीयर अपार्ट हो जाएंगी और फिर उससे क्या होगा कि ब्लैक होल्स उसको फॉलो करेंगे और उसमें ब्लैक होल्स भी, उसमें स्टार यानी कि हमारा जो प्लेनेट है वो भी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो अर्थ और ह्यूमैनिटी है वो इसके बीच समा जाएगी, इस रिप के अंदर, यानी कि रेजा रेजा हो जाएगी। कुछ स्लोली डिके इन रेडिएशन, रेडिएशन में
जो है ये तबाह हो जाएगी। उसके बाद कोलैप्स इन ऑन इटसेल्फ आर बीइंग बी रिप्ड अपार्ट। कोलैप्स का जो यहाँ पर मतलब है वो है फोल्ड होना, यानी कि यूनिवर्स फोल्ड हो जाएंगे खुद, मतलब ऐसे नहीं चिपक जाना जिस तरह, इस तरह होगा। तो ये बेसिकली रैम्स अप हो जाएंगे, इनकी जो बढ़ाव है वो बढ़ जाएगा। ये बेसिकली एक डिसकनेक्टेड, यानी कि दुनिया में जो एक रिप होगा उससे हर चीज रेजा रेजा यानी कि अलग अलग पड़ी होगी, कोई मसला नहीं है, हर चीज अपने जो है वो रास्ते पड़ी होगी। तो तकरीबन until around 5 billion years ago the universe growth was slow due to, अब इसका सबूत ये है कि पहले जो ग्रोथ था वो बेसिकली था स्लो था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज्यादा थी। अब क्या हो रहा है कि वो जो ग्रो है वो कम हो गया है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अब डिक्रीज हो रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ग्रेविटेशनल पुल जिससे दुनिया जो है वो कायम है, बैलेंस्ड है, तो वो खत्म हो जाएगा और इस तरह दुनिया तबाह हो जाएगी। अब ये डायग्राम बेसिकली बिग बैंग से बिग रिप की तरफ दुनिया कैसे मूव कर रही है। अब देखिए यहां तक हमने जो है वो मैंने बिग बैंग बताया था, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है यहां से आगे कि अब यहां से मूव करेंगे इस तरह, और ये इस तरह ये फैलती जाएगी। फैल जाने के बाद यहां पर एक बिग रिप होगा और एटम्स जो है वो रिप्ड अपार्ट हो जाएंगे, अर्थ एक्सप्लोड हो जाएगी, सोलर सिस्टम जो है वो ब्रेक्स अपार्ट हो जाएगा और गैलेक्सीज आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और ये चीज होगी तकरीबन 22 बिलियन बाद आज से लेकर। उसके बाद बिग क्रंच एक अलग थ्योरी है, एक दूसरी थ्योरी है जो कि यूनिवर्स की फेट या यूनिवर्स के एंड के बारे में बताती है। यह कहती है कि इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग फॉर एवर मैटर इन यूनिवर्स रीचेस अ पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज ओवर टाइम। इट कुड कॉज ग्रेविटी टू बिकम द डोमिनेंट फोर्स। दिस वुड ultimately cause the universe to shrink and cause stars, planets and entire galaxies to collide into each other, and the universe would for all intents and purposes collapse in on itself. But simply if the expansion of the universe slows to a crawl and the big bang happens in reverse, everything will implode back into a singularity. अब big crunch क्या है बेसिकली? इसके हिसाब से अब देखो दुनिया जो है वो बेसिकली क्या कर रही है कि ग्रो कर रही, ठीक है। ये दुनिया है ना, मतलब फॉर एग्जांपल हर चीज ने एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक एनर्जी जो है उसने जो है वो सारों को जो है अपने ऑर्बिट्स में चला रही है, ठीक है। हर चीज अपने ऑर्बिट के हिसाब से चल रही है, रोटेशन अपने हिसाब से हो रही है, रेवोल्यूशन अपने हिसाब से हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेविटी ने कंट्रोल किया हुआ है। अब अगर ग्रेविटी इसको कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? कोलाइड, चीजें आपस में टकरा जाएगी और फिर उससे एक बिग क्रंच होगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। अब थर्ड थ्योरी, बिग फ्रीज थ्योरी। द थर्ड थ्योरी स्टेट्स दैट यूनिवर्स कुड एंड ड्यू टू बिग फ्रीज, आल्सो समवॉट कन्वर्सली कॉल्ड हीट डेथ। हीट डेथ होगी दुनिया में। This scenario is believed to be the most likely according to what we already know about physics and the universe, ठीक है। ये बेसिकली फिजिक्स और यूनिवर्स में ये बड़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली इसके हिसाब से दुनिया की हीट डेथ होगी। अब ये तो हो गया कि यूनिवर्स खत्म कैसे होगी या यूनिवर्स जो है वो इवॉल्व कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की जो एज है वो कैसे पता की जाती है। जैसे कि हमने बिग बैंग थ्योरी के तहत बताया कि 4.49 बिलियन ईयर्स जो है वो यूनिवर्स की मिलियन ईयर्स जो है वो यूनिवर्स की एज है। तो उस हिसाब से हमने जो है वो एस्टिमेट लगाया। अब बेसिकली दो ऐसे चीजें हैं जो कि देखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक तो ये है कि बाय लुकिंग एट द ओल्डेस्ट स्टार, के सबसे जो पुराना स्टार है वो कौन सा है। एक तो हम वो देखते हैं, उससे पता चलता है कि यूनिवर्स कितना पुराना है, ठीक है। कि अब देखो ना, एक चीज है ना कि फॉर एग्जांपल अब किसी ऑफिस में आप जाएं और वहां पर अगर आपको पता करना है कि ये ऑफिस कितना पुराना है तो आप क्या करते हैं, सिंपली वहां जा करके उसका जो सबसे जो पुराना एम्प्लॉय होता है
उससे आप जाकर पूछते कि यहाँ पर सबसे सीनियर कौन है, तो वो बताता है कि सीनियर जो है मिस्टर ए जो है वो सबसे सीनियर है। अब सबसे पुराना वो मिस्टर ए है। अब आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि मैं यहाँ पर 15 सालों से काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑफिस तकरीबन 15 साल पहले बना था, इसीलिए वो आज सबसे सीनियर यहाँ पे मौजूद है। तो उससे बंदा जो है ना वो एक एस्टिमेट लगाता है कि ये ऑलमोस्ट 15 साल पुराना है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मेजरमेंट या द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एंड एक्सट्रापोलेटिंग बैक टू द बिग बैंग, यानी कि दूसरे नंबर पे आप उसके एक्सपेंशन को देख सकते हैं कि वो कितना फैला है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो आपको कॉल करता है कि मैं जो है वो कहीं जा रहा हूं, तो आप एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि अच्छा अभी इसको 1 घंटा हुआ है और ये जो है मोटरवे पे निकला है, तो लाजमी बात है इसने अभी जो है वो तकरीबन 150 किलोमीटर के करीब या 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर जो उसके पास व्हीकल है उस हिसाब से आप एज्यूम करते हैं कि इसने जो है इतने किलोमीटर फासला तय कर लिया होगा। तो आपको पता चलता है कि इसने सफ़र जो है वो इतनी देर पहले शुरू किया था। तो सेम केस विद दिस कि पता चलता है कि अब ये कितना एक्सपेंड हुआ है और कितना जो है ये अब कौन से लेवल पे पहुंच चुका है। जैसे कि इसकी एग्जांपल इस तरह है, अ क्राइम डिटेक्टिव कैन ट्रेस द ओरिजिन ऑफ अ बुलेट फ्रॉम द होल्स इन द वॉल। बेसिकली ये जो क्राइम में जो क्राइम जो डिटेक्टिव होते हैं वो बेसिकली एक टेक्निक यूज करते हैं कि बुलेट से जो है ना उनको एक अंदाजा होता है कि किस तरह और क्या और कब जो है ये मर्डर हुआ है। तो इस तरह जो है हम भी अर्थ का या यूनिवर्स की एज का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है, नासा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रॉब। एनिस्ट्रॉपी मैंने बताया था मटेरियल विच चेंज प्रॉपर्टीज विद डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उसको एनिस्ट्रॉपी। ये आइसोट्रॉपिक का उलट है। आइसोट्रॉपिक में क्या होता था कि चीजें यूनाइट होती थी, अब एनिस्ट्रॉपिक में क्या है कि चीजें नहीं मिल रही है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रॉब प्रोजेक्ट्स 9 years डेटा रिलीज इन 2012। 2012 में इसने अपना 9 साल का डेटा रिलीज किया और इसने यूनिवर्स की एज बताई तकरीबन 13.772 बिलियन ईयर्स। अनसर्टेनिटी इसमें थी तकरीबन 59 मिलियन ईयर्स, यानी कि ये इसके बारे में जो है ये अनसर्टेनिटी थी कि ये एग्जैक्ट जो है ना अगर डिफरेंस है तो तकरीबन जो है वो 59 मिलियन ईयर्स का डिफरेंस है बस। बाकी जो है ये तो एग्जैक्ट है। अब या ये 59 मिलियन ऊपर है या कम है, इस हिसाब से जो है इसकी एज का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद है प्लैंक कोलैबोरेशन। अब प्लैंक कोलैबोरेशन ने क्या किया, एस्टिमेट द एज ऑफ द यूनिवर्स टू बी 13.813 या माइनस प्लस 0.038 बिलियन ईयर्स, स्लाइटली हायर but with the uncertainties of the earlier number derived from the WMAP, यानी कि Wilkinson Microwave Anisotropy Probe data. By combining the Planck data with external data, the best combined estimate of the age of the universe is 13.799 plus minus 0.021 ज़रब 10 की पावर 9। तो इस हिसाब से जो है इसको जो है आप एज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन दोनों की जो एज है उसको बेसिकली प्लस कर दिया गया और फिर एक एस्टिमेट लगा दिया गया कि कितना है। फॉर एग्जांपल एस्टिमेट कैसे लगा दिया गया, एक ने कहा कि जनाब ए से बी तक का फासला 100 मीटर का है, दूसरे ने कहा कि ए से बी का फासला जो है वो तकरीबन 150 का है। तो आप लोग कहते हैं कि अच्छा तो ऐसे करते हैं ना 150 ना 100, 120 लगा लेते हैं। तो इस तरह फिर इसका एस्टिमेट लगा दिया गया एज ऑफ द यूनिवर्स का। सो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि आप लोगों को जो है मेरा ये छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप लोगों को कोई CSS से रिलेटेड
कोई और टॉपिक जिस पे आपको समझ नहीं आया या आप चाहते हैं कि उस पे वीडियो बनाया जाए, तो जस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सेंड करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर